इसमें यह है कि आप सारी गाड़ियों को शॉर्ट टर्म लीज में डाल दें, ये नहीं कि किसी एक गाड़ी को डालें, एक गाड़ी को ना डालें। ये तो लो वैल्यू एसेट है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए बात है। इनकी तो प्राइस पे डिपेंड करता है ना। हाँ जी, वो जो इक्वेशन लगती थी FR1 में। हाँ सही है मेरे ख्याल से 640। आज मैंने आपको दूसरी क्लास में वो बंदा भी दिखाना है जिसने मुझे टिकट भेजी थी मंडे की। हाइब्रिड में बैठे हुए तो हाथ खड़ा कर दें। किधर है सर, आप हाथ खड़ा करो। हाँ ये वो टोपी उसके सर से गायब हुई है इसलिए पहचाना नहीं गया। ओके हाँ IAS 21 को कह के तो नहीं जा रहे आप लोग? हाँ IAS 21 है। हाँ अच्छा जी, डिटेल्स ऑफ फीस आर एज फॉलोज। 5 साल में आपने किसने देनी है? हेडफील्ड साहब एप्पल बी को। लीज इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2 लाख आर पेबल एनुअली इन एरियर्स ऑन 31 दिसंबर। फेयर मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 16.9911%। कॉस्ट टू एप्पल बी, कॉस्ट मैन्युफैक्चरर के लिए होगी एप्पल बी, जैसे होंडा के लिए 40 लाख थी। कॉस्ट टू एप्पल बी टू मैन्युफैक्चर दिस वॉज ₹5 लाख। अच्छा मैं रुपीज इन थाउजेंड में मैंने करने को कहा था, जो रुपीज में मैंने बताया था ना, रुपीज इन थाउजेंड में करना है, मैंने बताया था ना, फिर भी ये 7 वाला लगा हुआ है। अब ये पूरे सवाल में हमें टफ टाइम देगा, पूरे सवाल में। ₹500। आजकल कंप्यूटर के साथ रह रहे हो आप लोग। अच्छा नाउ फेयर वैल्यू, एप्पल बी लिमिटेड इंप्लीमेंट्स अ मार्कअप ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट पे ऐड करता है +28% ऑन देयर। अगर कैश में बेचे तो 28% मार्कअप डाल के बेचते हैं, अगर कैश पे, अगर। लेकिन हमारे केस में वो कैश सेल नहीं करा, वो किस पे बेच रहे हैं? लीज पे। इसके कई तरीके हैं। 500 प्लस 28% ऑफ 500, एक ये तरीका है, क्योंकि उसने वाजे लिखा हुआ है कॉस्ट में प्लस कर दो 28%। या अगर आपको बचपन में तरीका कहते थे तो 500 अगर कॉस्ट है तो ये 100 पे पड़ी हुई है, तो मुझे 128 दे दो जो फेयर वैल्यू है, सेल प्राइस है। असल में फॉर्मूला ये बनेगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ये फॉर्मूला बनेगा। अगर 500 100 है तो बताओ 128 होता तो कितना होता जी? 600। लेकिन भाई अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर अगली बहस करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेसर के लिए डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV, और अगर दूसरा सिनेरियो है तो परचेज ऑप्शन की प्राइस जो कुछ भी हो, बाकी वो उसी तरह काउंटिंग। अच्छा डाउन पेमेंट सवाल में दी हुई है? नहीं। रेंटल 2 लाख जरा 5 प्लस GRV ऐसी आपके लिए लिखी है 1000। आप बता दें सवाल में जो उस किस्म का डाटा जिससे पहले बना था, 500 वाली चीज अगर कोई बंदा कैश लेके आ जाए तो उसको कितने की बेचेंगे? 640 की। लेकिन हम 640 वाली चीज इस बंदे को 1000 में बेच रहे हैं, क्योंकि उसने कहा मैं 640 फौरन नहीं दे सकता, मैं 5 सालों में 1000 देने को तैयार हूं। ये अरेंजमेंट मेरे से करना है तो कर लो, और हम भी मान गए। अच्छा
अब ना आप लोगों ने इस तरह नहीं किया करना, इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट इनकम, वो बड़ी एक बेसिक लेवल की एग्जांपल थी और वो सिर्फ समझाने के लिए थी, उधर से आप बाहर निकल आए। आप प्रॉपर टर्मिनोलॉजी जो हम क्लास में यूज करते थे उन्हीं के साथ चलेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ चेंज भी आनी है चीजों में, तो इसलिए बस वो एक समझाने के लिए एग्जांपल थी जिसमें बेसिक डाटा था, सही था, बेसिक डाटा था, लेकिन डाटा में चीजें आज ऐड हो सकती हैं, इसलिए बस इधर अटेंटिव रहे। नेट इन्वेस्टमेंट पुराने तरीके से निकाल दें, 200 इंटू 1 माइनस 1.1611 छह या 640, इट इज नेट इन्वेस्टमेंट। अब आपका वही सवाल होगा हमेशा की तरह, क्या ये नेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू के बराबर आया करेगी? हाँ, अभी आ रही है, जरूरी नहीं आने वाले दिनों में आए, जब कभी नहीं आएगी तो देखेंगे क्या करना है, ये देखेंगे क्या कह के हमें लारा लगाया हुआ है। कितने लोगों ने टेस्ट दे दिया है? टेस्ट सही है, मजे का था, टेस्ट एंजॉय किया। कौन सा वाला सवाल अच्छा था? पहला वाला ना, मजे का था, पीपल रियली एंजॉयड, दैट्स नाइस। इससे तुमने तो तीसरा पहले किया होगा इसलिए। अच्छा, वर्किंग नंबर 2, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू करना है? हमेशा एनआई से। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू करना है? एनआई से। सिर्फ 1 घंटा आपने नए कपड़े पहने ईद के दिन, बस उसके बाद नॉर्मल कपड़ों में आ जाना है, घर वालों को पता चल जाए बच्चा पढ़ने चला गया, ठीक है? बोल दानिश, तू नए कपड़े पहनना वैसे जरूरी भी नहीं है, लेकिन वैसे पूछ रहा हूं तेरे से, ठीक है? घंटा 1.5 मैक्सिमम, बस। उसके बाद अम्मी कहेंगे मैं खाला के घर जा रहा हूं, अब्बू कहेंगे मैं फूफू के घर जा रहा हूं, आपने कहना मैं कमरे में जा रहा हूं पढ़ने, अम्मी बाहर से कुंडा लगा के, ठीक है बच्चा, ये उठा रहा हूं एनआई। अच्छा, वो बता देते आप, मादरत छोटा सा करके यहां लिख देता हूं, आप अनअर्न्ड इंटरेस्ट 1000। अनअर्न्ड इंटरेस्ट क्या होता है? जीआई माइनस एनआई। भाई टेस्ट आज ही दे दीजिएगा, ये 3:30 बजे तक बीच में गैप है ना, ऐसे ही वो अगर आपको एक फैसिलिटी दी है तो वो मिस यूज करने के लिए नहीं दी। ये कम जनवरी 2005, तो ये हवा लग गई है लाहौर की, जरा आई मेरे पास आज। अच्छा, कितने लोग वैसे ही जरा हाथ खड़ा करेंगे, थोड़ी बहुत लग गई हमें वैसे लाहौर की हवा। अच्छा, 31/12/5 रेंटल 200। चले आगे। 31/12/8 200, 31/12/9 200। 1 साल की कैलकुलेशन बस कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे जरूरत पड़ी तो। ओए भाई इधर देख मेरे बड़ी, ओए होए ओए, इंटरेस्ट निकलवा दिया इधर। कैलकुलेटर पकड़ के बता, 0 लिखूं 109 लिखूं? 109। कॉन्फिडेंस बच्चे, साल का गैप है ना? 91 549। वो हजरात जिन्होंने वर्स्ट डिसीजन लिया था रुपीज में सवाल करने का, वो फिर लगे हुए आप देख रहे हैं। चलें जी, चलें एंट्रीज करनी है 2005 की और 6 की। सॉरी भाई। अच्छा, ईयर एंड कौन सा पहला? 31/12 जी। क्या कर रहे हैं? उस वाले के नीचे करवाओ भाई, उस वाले के नीचे करवाओ। इसके तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी मैक्सिमम नीचे हैं, ऊपर करवाने हैं आप, नीचे का ऑलरेडी कर। सीट फिर चेंज करें, आप आगे वालों को गर्मी लग रही है। मैं 1 मिनट देता हूं आपको, उठ के पिछले रो में चले जाए।
आइंदा से जरा डायरेक्ट हवा वाली जगह पे अवॉइड किया करें बैठना, खुद शुरू से जरा प्री प्लान करके बैठा करें। दे दें जगह इनको निकलने के लिए। नहीं गुजारे? अच्छा ठीक है। ये काम जनवरी 5 लिखें जी उर्दू में। पहली जर्नल एंट्री मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में डिफरेंट हुआ करेगी। पहली जर्नल एंट्री मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में जो है वो डिफरेंट हुआ करेगी। पहली जर्नल एंट्री मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में डिफरेंट हुआ करेगी। कितने घने वाले हैं आप लोगों पे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि हमने एक ही टाइम पर दो काम करने हैं। नंबर 1, हमने जो है वो क्रेडिट सेल की परपेचुअल सिस्टम में जर्नल एंट्री क्या पड़ी हुई है। क्रेडिट सेल की परपेचुअल सिस्टम में जर्नल एंट्री क्या पड़ी हुई है। कंधा उधर करो ना। क्रेडिट सेल की परपेचुअल सिस्टम में जर्नल एंट्री बता दो। क्या कह रहे हैं सर? क्रेडिट सेल की एंट्री बताओ। चलो क्रेडिट सेल की आसान चलते हैं। क्रेडिट सेल की एंट्री, चीजें दार पे बेची क्या? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट। इस एंट्री को मैं कर रहा हूं, लेकिन इस एंट्री को हम जो है कंबाइंड फॉर्म में करेंगे। कंबाइंड फॉर्म में डेटर डेबिट एंड सेल क्रेडिट। और दूसरी एंट्री बोलें कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट। डेटर डेबिट सेल सब लिखने लगे मैं इतनी क्या ले। डेटर की जगह हम लफ्ज यूज करेंगे लीज रिसीवेबल का। हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो अंग्रेजी पढ़ी हुई है सबने माशाल्लाह। यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन द हॉलीडेज ऑफ ईद। यू हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल। ये नहीं कि दिन को ना पढ़े हो, मिडनाइट ऑयल ही बुलाया। तो अच्छा, सेल में किस पे रिकॉर्ड करूंगा? फेयर वैल्यू। इन्वेंट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट। लीज रिसीवेबल पूरी लीज में किस पे रिकॉर्ड होगा? एनआई पे। लीज रिसीवेबल पूरी लीज में किस पे रिकॉर्ड होगा? एनआई पे। चलें जी फिगर्स पुट कर दें आप। ये क्या तुझे भूली हुई थी या सामने आके जरा सब कुछ निकल गया था दिन से? नहीं सर, मैं कुछ और सोच रहा था। कुछ और सोच रहे थे? कहां पहुंचे हुए थे? चलें जी 1 बाय 1 पकड़े। लीज रिसीवेबल कितना है? एनआई 640। कॉस्ट 500। पहले इस तरह कर लेना। देखिए इधर देख लें। 500 वाली चीज हमारे पास से चली गई तो एंट्री बताएं। इन्वेंट्री क्रेडिट चली गई, इन्वेंट्री क्रेडिट और खर्चा डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अब इसकी क्या बुक करनी है? सेल। ये क्या बुक हो गई? कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसकी सेल बुक करनी है। सेल बुक करने के लिए मुझे बताएं लेसर ने लेसी से कितने पैसे लेने हैं एनआई की मद में? 640। सेल किस पे बुक करनी है आपने? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितनी है? 640। कभी कभी ये फिगर्स डिफरेंस हुआ करेंगी, फिर इंशाल्लाह देखा करेंगे क्या करना है इसका। जी पहले कभी एसेट हम देते थे ना लीज पे, तो बैंक लीज पे एसेट देने की एंट्री करता था लीज रिसीवेबल डेबिट और एसेट क्रेडिट या पीपी क्रेडिट। अभी आप देखें हम पीपी क्रेडिट कर नहीं सकते। उसके लिए आपको ना इन दोनों का बिजनेस बताना जरूरी है।
इन दोनों का बिजनेस, ये जब गाड़ी बना रहा था तो इसको इन्वेंट्री कह रहा था, इसको तो नहीं पता था अगले ने लीज पे लेनी है। और ये भी जब गाड़ी खरीद रहा था बाहर के मुल्क से, तो इसको क्या कह रहा था, इन्वेंट्री। तो जो दुकानदार होते हैं, डीलर्स इन्वेंट्री बुक करते हैं अपनी किताबों में, मैन्युफैक्चरर्स इन्वेंट्री बुक करते हैं अपनी किताबों में। तो फॉर देम इट वॉज इन्वेंट्री, दैट्स वाई आई एम नॉट क्रेडिटिंग पीपी। मैं उर्दू में कह रहा था, इसलिए मैं पीपी क्रेडिट नहीं कर रहा, बल्कि मैं क्या क्रेडिट कर रहा हूं, इन्वेंट्री क्रेडिट कर रहा हूं। मोबाइल यूज कर रहा था ना, ले 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 ले, ले मोबाइल इसका। अच्छा जी जी जी, हाँ 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 जाए, पूछे भाई। अच्छा पॉज कर दो, आगे कुछ भी नहीं है, आगे उसी तरह की एंट्री सब शुरू हो जाए। बोले जी कैश, और भाईजान कव्वा चला, हंस की चाल अपनी भी भूल गया, आगे तो एंट्री बता दें। कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक है आ जाए। ओके 31/12/5, बोले जी कैश डेबिट कितना, 200। Why are you taking class like this? If I take class like this, then what I will do? Cash debit. Lease receivable 91 and interest income 109। अब अगले साल की एंटोरियां, लाहौर की हवा ना लगने दी अपने आप को। इधर देख, 31/12/6, बोलें जी कैश डेबिट 10 जी, पूछें भाई, पूछें पूछें। पहली एंट्री की समझ नहीं है, पहली एंट्री ना ब्रेक करके कर लेते हैं, पहली एंट्री ब्रेक करके कर लेते हैं। देखें जब बंदा कोई चीज बेचता है तो एंट्री करता है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये एंट्री करता है जब बंदा कोई चीज बेचता है। मिसाल के तौर पे एक दुकानदार है, उसने 50 रुपए की बोतल खरीद के रखी हुई है, वो 50 रुपए की बोतल अपनी किताबों से निकाल देगा और 60 रुपए की सेल बुक कर लेगा। इससे फायदा यह होता है कि P&L में जीपी रिकॉर्ड हो जाता है 10 रुपए पे। बस एक छोटी सी चेंज करनी है, इसको डेटर की बजाय लीज रिसीवेबल कर देना है, और एक छोटी सी चेंज करनी है, लाइन हटा देनी है, कॉस्ट ऑफ सेल को इधर लिख देना है ताकि डेबिट डेबिट इकट्ठे हो जाए। ये एंट्री होगी। अब अगली बात, ये कॉस्ट पे आएगा, ये भी, ये सेल फेयर वैल्यू पे बुक होगी। सेल किस पे बुक होगी, फेयर वैल्यू पे। और लीज रिसीवेबल पूरी लीज में नेट इन्वेस्टमेंट पे रिकॉर्ड होगा। अच्छा P&L में क्या डिफरेंस आएगा, P&L में पहले साल ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, P&L में पहले साल क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, P&L में पहले साल ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। वो तो आनी है ना। अच्छा जी, ये लीज कौन सी है, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस वाली? फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग? हमने टेस्ट क्यों नहीं परफॉर्म किए फाइनेंस से ऑपरेटिंग के? सवाल ने बता दिया था कि लीज क्या है, फाइनेंस है। तो फाइनेंस लीज की खासियत क्या होती है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। लेकिन जो ऑपरेटिंग लीज होती है उसमें सिर्फ 2 कॉलम डलते हैं, और वो 2 कॉलम कौन से हैं, डेट और इंस्टॉलमेंट। लेकिन इसमें प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस का कॉलम भी डलना है। ओके, तो ये बड़ी सिंपल एंट्री थी। और बस इसमें आपने ये फिगर्स याद रखनी है कि किस पे पोस्ट करनी है, ये किस पे, एनआई पे, ये किस पे, फेयर वैल्यू पे, ये दोनों कॉस्ट। P&L बनाइए 31/12 और 31/12
6। ये वैसे तो आप सेल और कॉस्ट ऑफ सेल अलग अलग भी शो कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग वाले जरा एक नॉर्म के तौर पे सेलिंग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट के तौर पे से शो कर रहे हैं। सेलिंग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करवाएं जी। सेल कितनी थी? अच्छा ये ना आपने प्लीज, ये आपने यहां से नहीं देखनी, ये यहां से नहीं देखनी, ये एंट्रीज से देखनी है। व्हाट इज सेल, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल, यहां से देखनी है हमेशा एंट्री से। लिखें P&L में सेल और कॉस्ट ऑफ सेल एंट्रीज वाली का डिफरेंस लेके जाना है। इसकी एक वजह है, वो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगी। P&L में सेल और कॉस्ट ऑफ सेल एंट्रीज वाली का डिफरेंस लेके जाना है। एंट्री वाली या वर्किंग वन वाली? एंट्री वाली। P&L में सेल और कॉस्ट ऑफ सेल एंट्रीज वाली लेके जानी है। कितने लोगों को अभी तक आप सीए में डाल चुके हैं अपने आने के बाद? कितने लोग आए थे, आते आते रोक दिया? सच्ची सच्ची हाथ खड़े कीजिएगा। फिर व्हाई आर यू सो स्केयर्ड ऑफ सीए? यू पीपल आर अफ्रेड ऑफ सीए? ह्यूमंस डू और एनिमल्स डू? ह्यूमंस। एंड यू आर ह्यूमन, रादर ह्यूमन बीइंग। अच्छा सेल बोलें जी, सेल। $140 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये इससे पहले नहीं आता था। और मशहूर जमाना इंटरेस्ट इनकम तो 90। देखें जीपी सिर्फ पहले साल आएगा। फिर हम सेल और कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर कैसे निकलती है वो वैसे सोच लिया करेंगे। अच्छा मैं किसी दिन अगर क्लास में आऊं जुलाई के महीने में और मैं कहूं आपसे कि मेरे बच्चों की जो स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो मैं जरा 5 दिन कहीं सैर करने जा रहा हूं, तो शुक्रिया। इट इज इक्विवेलेंट टू प्लेइंग विद योर फ्यूचर, it is equivalent to playing with your future and the जज्बात of your parents. It is equivalent to playing with your future. तो अब सवाल ये राइज होगा कि आप हज़रात बुध को मैं आया हूंगा और आप नहीं आए होंगे। You yourself will play with your future. तुम टिकट्स का कहां किस इलाके के हो? रहीम या खां। अच्छा कल इत्तफाकन ना वो हम रात को मस्जिद से निकले, 2 दिन हॉस्टल में जाना हो गया। कौन मेरे साथ था? ये मेरे साथ था। 2 दिन हॉस्टल में जाना हो गया। उस हॉस्टल के ओनर ने बरमला उधर कहा, कहते जी हॉस्टल तो हम खोलने को तैयार है, बच्चे ही कहते हैं हमने जाना है। अल्फाज थे उसके, वो देखो वो गवाही दे रहा है। कहते बच्चे ऐसे पीछे पड़ते हैं, फिर हमें 1-2 के लिए तो नहीं हॉस्टल खोलेंगे, लेकिन बच्चे अगर डिटरमिनेड आ जाए तो फिर आगे चलें जी। तो अब बसें बुसें भी कोई नहीं, इधर से आप कहां जा रहे हैं? रहीम यार खानिया, ये मुल्तान पहुंचो, मुल्तान से आगे मोटरसाइकिल भी जाते हैं नहीं यार, और मुल्तान ईद की रात को भी बस मिल जाएगी। मेरा तो यही ख्याल है। छत पे बैठ के सफर कर लोगे? मैंने किया हुआ है, छत पे बैठ के कर लोगे सफर। अब तुम लोगों को प्रोटोकॉल है ये यूं क्यों, मैं छत पे, मैं फिर चीजों के साथ तो नहीं सी होता। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भाईजान आप पी कैप क्लोजिंग। लेसर की बैलेंस शीट में पीपीई आता है या लीज रिसीवेबल? उनको जवाब दे दीजिएगा। लेसर की बैलेंस शीट में पीपीई आता है फाइनेंस लीज में या लीज रिसीवेबल? एक्सीलेंट, बैठ जाए। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स जाएंगे और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में लीज रिसीवेबल और करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल। सिर्फ 1 साल की बना लें, 31/12/5 की। 31/12/5 की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के थल्ले लाइन लगा दें। लाइन लग, आज के बाद हम ये लाइन ऐसे लगाया करेंगे हवाई, ये लाइन हवाई लगाया करेंगे। अच्छा 31/12/5, 31/12/6 की सारी पेमेंट्स करंट और ये नॉन करंट।
107 गाय बोलें 107 442 मेरा नंबर है। चले मेरे जूते का, चले नोट। कभी दीवानावार अपनी गलियों के अंदर फिरे हैं? लेसी की किताबों में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन आता है, बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी आता है। कभी फिरे हैं दीवानावार अपनी गलियों में मोहल्ले की? लेसर 5 टेस्ट करता है, लगे रहे। बात तेरी आवाज की गरारियां डाउन हुई आजकल। भाईजान मेरे से गलती हुई थी, मैंने लाइन नहीं लगाई, ये लें, मेरे से गलती हुई। रिक्वायरमेंट कुछ और है? रिक्वायरमेंट ने 6 के मांगा हुआ है। मैंने बोला था कि मैं फिलहाल 5 की बना रहा हूं। रिक्वायरमेंट पहले से दी नहीं हुई। लो जी पहुंची सरकार, तेरे से किताब ही कोई और है। ये 2 फोर्स पे पहुंचा हुआ है। ओके लैपटॉप, ओ यार बटन ही नहीं ऑन था। अच्छा जी चलें जी, अब लेसी के ये हमारी लीज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि आई कैप सवाल के अंदर डिफरेंट किस्म के इंटरेस्ट रेट देने लग गया है। तो सवाल की 3 कैटेगरीज हैं। पहले ऐसा कर लें, पुरानी 2 कैटेगरीज, लेसी का सवाल होता है और लेसर का सवाल होता है। आज एक नया फिरका जन्म लिया है जिसका नाम है डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर। अभी इनको सिर्फ हम पढ़ते हैं, फिर इनकी वजह बाद में देखते हैं। लेसर के सवालों में आपने कौन सा इंटरेस्ट रेट यूज करना है? लेसर के सवालों में आपने कौन सा इंटरेस्ट रेट यूज करना है? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट रेट क्या होता है? थोड़ा सा मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं, अगर आपको जो है वो याद आ जाए ये बात, थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करता हूं कि इस रेट को इम्प्लिसिट क्यों कहते हैं और व्हाट इज द पर्पस। लेसर कहता है बैंक कि मैंने 6 लाख की कोई चीज खरीदी है, कंट्रोल ए सारे को इस तरह कर दो। लेसर कहता है मैंने 6 लाख की चीज खरीदी है, नेगेटिव साइन नजर आ रहे हैं। लेसर कहता है मैंने 6 लाख की चीज खरीदी है, मैं पहले साल के एंड पे किराया लेना चाहता हूं 5 लाख और दूसरे साल के एंड पे किराया लेना चाहता हूं 5 लाख। ठीक है जी, ये मेरे रेंटल हो गए। अब लेसर ने 6 लाख का एसेट लीज पे लेके 10 लाख रुपए किराए पे दे दिया, बात खत्म हो गई। अब नाउ व्हाट इज द छुपा हुआ रेट, कितना इंटरेस्ट ले रहे हो तुम? और अगर मैं किस्तें ज्यादा कर दूं तो बात तो फिर फैल जाएगी। 3 लाख कर लें, ज्यादा हो जाएगा। 3 लाख कंट्रोल डी दबाने से हो जाता है ना, नहीं ऊपर वाली फिगर नीचे आ जाती है। कंट्रोल डी। अच्छा, तो आज मैंने कितने का खरीदा? 6 लाख का, ये मेरा आउटफ्लो हुआ। फ्यूचर में 3 लाख किराया आएगा। 9 लाख में किराया ले रहा हूं 3 सालों में, और एसेट मैंने खुद कितने का खरीदा था? 6 लाख का। इज इक्वल टू IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ब्रैकेट। मेरे ख्याल से अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट होगा, क्योंकि 6 लाख वाली चीज 9 लाख की करके आप बेच रहे हैं, तो किराया ले रहे हैं। 23%, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 23%, 23 हाँ जी IRR बस लीज का होता है। मेरी जो लीज है, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ नहीं 6 लाख ऐड करेंगे इस फॉर्मूले में। 6 लाख इसलिए देते हैं कि आज अगर मैं 6 लाख इन्वेस्ट करूं तो उसके बदले में मुझे कितना मिल रहा है? 9 लाख। तो 6 लाख को डालूंगा तो पता चलेगा ना उस पर कितना कमा रहा हूं, किस पर कमा रहा हूं,
6 लाख पर। कितना कमा रहा हूं? 9 लाख। कितने परसेंट पे कमा रहा हूं? ये अजीब सा रेट दिया होता है आज भी सवाल में 16.691116 अजीब सा रेट दिया होता है, तो ये वो अजीब सा रेट है, तो ये छुपा हुआ रेट होता है। लेसर करता क्या है? लेसर ये सारा डाटा नोट करते हैं, सारा डाटा नोट करके ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला नोट लगा के आप खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा ये रेट है, सॉरी लेसर का रेट नहीं, लीज का। अच्छा, तो ये बस हंसा ना करें, कुछ लोगों को नहीं समझ आती। बस लेसर जो सिंपल लेसर है वो क्या रेट यूज करेगा? इम्प्लिसिट। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर है ना, इनमें स्टैंडर्ड कहता है, इसकी लॉजिक नहीं हमने देखनी अभी, इनमें स्टैंडर्ड कहता है कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर जो है ना, उसके 2 रेट आपको पेपर में दिए हो सकते हैं, एक इम्प्लिसिट और एक मार्केट इंटरेस्ट रेट। इन दोनों में से आपने कौन सा यूज करना है? हायर। ये किसकी डिस्कशन हो गई? डीलर। अभी ये चीजें याद करनी है ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इनकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अच्छा, एक मजे की चीज सुने लेसी के लिए। लेसी लेसर के पास गया, लेसी ने लेसर से कहा भाईजान ये मुझे मशीन किराए पे चाहिए। लेसर ने कि मशीन बाहर के मुल्क से मंगवानी पड़ेगी। लेसी ने कहा मंगवा। लेसर ने मंगवा ली। लेसर ने कहा तेरे से 9 लाख लूंगा, 3 लाख। लेसी ने कहा जरा मुझे कान में बता तूने मंगवाई कितने की है? लेसर ने कहा पता नहीं हॉर्न नहीं। हाँ तो चल ना सुन, मैं नहीं बताऊंगा, तूने मशीनें मंगवाने लग जाना है, मेरा कारोबार ठप हो जाना है, मैं नहीं तुझे बताऊंगा मैंने कितने की मंगवाई है। लेकिन क्या ऐसे भी लेसर हो सकते हैं जो लेसी को बता दें? इज इट पॉसिबल कि लेसी को ये चारों बातें बताऊं? पॉसिबल। दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लेसर, मैं ये नहीं कह रहा अच्छे बुरे हैं कि जिसने बता दी वो अच्छा है, नहीं बताई बुरा है, भाई मर्जी है उसकी, हर एक पे बुरे का फतवा लगा देते हैं। तो अगर लेसर, स्टैंडर्ड कह रहा है अगर लेसी के पास ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो लेसी भी यही रेट यूज करे। अगर लेसी के पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो लेसी भी ये रेट 23.37 वाला जो लेसर यूज कर रहा है, क्योंकि लीज का इंटरेस्ट रेट है, ये लीज का इंटरेस्ट रेट है ना, और कौन सा रेट है? तो अगर लेसी के पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, किसकी? लेसर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि लेसर ने कितने का खरीदा था, किराए कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी ना। अगर लेसर के पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो फिर लेसर क्या करे? लेसी क्या करे? लेसर का छुपा हुआ रेट यूज कर ले। लेकिन अगर लेसर क्या करे? कन जूसी करे और फ्लाई चूस हो, तो ऐसी सूरत में लेसी के पास मरता क्या ना करता, क्या 6 लाख की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? क्या लेसी को 6 लाख पता है या खाली 3 लाख पता है? अब लेसी 23.37% यूज कर ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं, निकाल ही नहीं सकता। फिर क्या करे? नहीं, एक्चुअल क्या मतलब? एक्चुअल क्या मतलब, यानी क्या मतलब, कौन सा एक्चुअल इंटरेस्ट पता ही नहीं हमें। मैं तो लेसी हूं ना, मैं लेसी मैंने लेसी क्या करेगा? पहले साल के एंड पे 3 लाख कराया, दूसरे साल के एंड पे 3 लाख कराया, तीसरे साल के एंड पे 3 लाख कराया, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो लेसी को पता ही नहीं क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या है। तो उसमें स्टैंडर्ड ये कहता है कि दीवार से टेक लगा के बालों का ऑयल दीवार पे ना लगाओ। स्टैंडर्ड ये कहता है कि मेरा तेरा मजाक है, तो तेरा मेरा भी थोड़ा हो गया। अच्छा, यूज लेसर इम्प्लिसिट रेट। बेहतरीन तो ये है कि तुम भी वही 23% यूज कर लो। यूज लेसर इम्प्लिसिट रेट। बट हाथ खड़ा करें, सारे बट हाथ खड़ा करें, जट हाथ खड़ा करें, जट, राजपूत, पराचे, अच्छा चलो गुज्जर, पठान। बट इफ लेसी डोंट नो दिस, अगर ये रेट नहीं पता, देन ए वाला होना चाहिए था, ये वाला। ये पिछली दफा वालों ने सही नहीं कराया, अगर ए वाला तो फिर ए वाला, मुझे नहीं पता, ई वाला है ना, ठीक। बट इफ लेसी डोंट नो दिस देन he will use his own अपना रेट लगाए मार्केट में जाके नहीं, he will use his own extra borrowing rate। कौन सा? बोरोइंग कर सकते हैं वैसे लेसी, उधार ले सकते हैं बाजार से जाके, उधार बोरिंग क्या होती है? उधार। तभी मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। ठीक है, अब साथ वाले से तकिया लगा के ऐसे कंधा उसके साइड पे कर ले, नजर ना आए, ये सारा नोट कर ले, तकिया कर लें उससे, उसे कहे तुम तखलिए में जाओ, मैं जरा बिजी हूं। बड़े सालों बाद मिलते हैं ऐसे साथ वाले, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, मिले ही नहीं और क्या करना। लेकिन ये वही बंदा है जो 5 साल वाला आप इससे मिलना चाहेंगे ना तो इतना रोलेगा आपको, इतना रोलेगा, आपकी सोच है, कहेगा आई एम वेरी मच कमिटेड, आई एम
बीवी तो बच्चे तो कारोबार तो घर बार तो ये तो वो तो माँ तो वो तो चौक मैं नहीं कि वही बंदा है, लिफ्ट ही नहीं रहेगा आपको, 10-10 दिन आपका मैसेज पड़ा रहेगा। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि आज से उससे उम्मीदें ना बांधें, उम्मीदें बंद ही ना उससे। अपने रिश्तेदारों से भी जिंदगी में उम्मीदें ना बांधिएगा। ये रिश्ते, ये इसको रजिस्टर के शुरू में लिख लें। किसी से भी ना लगाएं, बस अल्लाह की जात से उम्मीदें लगाएं। भाईजान लगाएंगे नहीं तो टूटेंगे नहीं, लगाएंगे तो टूटेंगे ना। तो जो रोजाना टूटी होती हैं वो लगी होती हैं तो टूटी होती हैं। ओह सीख लोगे, जिंदगी खुद सिखाएगी, तेरी सोच है, तू जरा आ तो सही जिंदगी में। पूरे खानदान में आपका नाम होना चाहिए, ये सब्र का पहाड़ है। लोग टकरे मार मार के गिर जाते हैं इनसे। अच्छा ऐसे बताएं, कभी किसी मोहल्ले में या खानदान वालों ने कभी आपकी मिसाल दी है कि फलां बच्चा जो है देखो देते हैं यार, कमाल है, आप लोग कैसे खीर हैं, सारे हीरे इधर ही जमा हो गए मुझे लगता है। मैं जा रहा हूं। जो अच्छी बात करो सारे हाथ खड़ा करते हैं। मैं तो बहुत बड़ा बुजुर्ग हूं, मैं तो जल्दी 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 नोट कर लें। चलें पहले से ज़बानी याद करें। लेसर ने कौन सा रेट यूज करना है, क्योंकि लेसर को अपना डाटा सारा अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर ने हायर ऑफ इम्प्लिसिट ऑफ मार्केट रेट। लेसी के लिए भी आइडियल सिनेरियो क्या है, क्या इम्प्लिसिट रेट यूज करे। बट इफ लेसी डोंट नो दिस क्या मतलब, इम्प्लिसिट रेट, छुपा हुआ रेट, तो फिर ऐसी सूरत में मजबूरन इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज कर ले। अब इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट की डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी कि व्हाट इज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। वेरी इजी। रेट तो भाई आजकल सवालों में दिए होते हैं ना, तो इंशाल्लाह भी मैं सवाल अब कराया करूंगा जब पास पेपर के, तो उसमें रेट दिए होंगे। ये भी तो हम 6 दिन की ब्रेक ले रहे हैं ना लीज से, 3 दिन ईद से पहले, 3 दिन ईद के बाद, 6 दिन की हम लीज से ब्रेक ले रहे हैं। फिर 6 दिन बाद इंशाल्लाह हमने लीज से दोबारा शुरू करनी है। तो पास पेपर के सवालों में ये रेट दिए होंगे, फिर हम खुद जज किया करेंगे। ये डाटा सामने खोल लिया करेंगे, आप रेट ढूंढ लिया करेंगे। तो एक से ज्यादा रेट दे रहे हैं आजकल सवालों में, 3 किस्म के रेट दे रहे हैं, लेकिन ये अगर पक्का है आपको तो जजेस हो। अब हम क्या डिस्कशन करने लगे हैं, नहीं इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या होता है। लेकिन ये लफ्ज किसके लिए खास है, सिर्फ लेसी के लिए नहीं। नहीं मैन्युफैक्चरर तो ऐसा बनाना कर रहा है, रोना आ रहा है मुझे। ये वाला रेट मैंने कहा किसके लिए खास है, लेसी के लिए। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, लेसी की एग्जिस्टिंग बोरिंग्स। एग्जिस्टिंग बोरिंग्स का क्या मतलब है, जो लोन ले चुका है या जो ले सकता है, ले चुका है। इसने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, लोन 1, उस पर इंटरेस्ट रेट है 12%। किसी और बैंक के पास गया, उससे लोन लिया, उसने कहा यू आर ऑलरेडी वेरी रिस्की। बात होगी, चलिए आप इधर देखें। अच्छा किसी और बैंक के पास गया, उससे कहा कि बैंक मुझे लोन चाहिए। बैंक ने कहा तूने पिछला लोन वापस नहीं किया, फलां बैंक को मेरे से लोन लेने आ गया। ऐसी सूरत में याद रखिएगा बैंक आमतौर पर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो अगले बैंक ने कहा कि तुम्हारे पुराने लोन वापस नहीं हो रहे, लोन पे लोन ले रहे हो, तुम्हारा बिजनेस बहुत रिस्की हो गया है, तुम्हारे से मैं 12% नहीं अब 13-14% इंटरेस्ट लूंगा। ये तो हो गई एग्जिस्टिंग बोरिंग। अब स्टैंडर्ड क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड कह रहे हैं कि अब 2 लोन लेने के बाद ये बेचारा बैंकों में जाता है, बैंक इसको लोन नहीं देते क्योंकि बैंक इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट अब चार्ज कर रहे हैं, ये जा ही नहीं रहा बैंकों में। इसने फिर एक नया काम पकड़ा है, लीज। लीज और लोन में क्या डिफरेंस होता है, लोन में पैसे आपको मिल जाते हैं, एसेट आप खुद जाके बाजार से खरीदते हैं, लोन तो ये होता होगा ना, और लीज में क्या होता है, एसेट मिल जाता है आपको। तो लीज एग्जिस्ट, लेसी की एग्जिस्टिंग बोरिंग्स हैं आपके सामने 2। लेसी ने एक स्टेप लिया कि 2-3 बैंकों से पता चलाया कि मुझे लोन चाहिए। सारे बैंक कह रहे हैं कि यार 17% से कम पे हम अब तुझे नहीं देंगे। लेसी ने ये डिसीजन कैंसिल किया। लेसी ने कहा आई एम नॉट गोइंग टू ऑब्टेन एनी लोन नाउ, मैं चला जाता हूं, मैं लीजिंग कंपनी से एसेट क्या करा लेता हूं, लीज पे। इट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल बोरोइंग। और एक्स्ट्रा अगर बोरो करता लोन 3 किया नहीं है, लीजिंग कंपनी के पास चला गया, अगर बोरो करता लोन तो कितना मिल रहा था, ये इंक्रीमेंटल बोरोइंग है। लेकिन याद रखिएगा ये बोरोइंग हो गई है या लोन लिया नहीं, लोन लिया नहीं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा बोरोइंग करूं तो कितने में मिलेगा,
आप पेपर में ना इस तरह घुमाई फिराई नहीं दी होती, पेपर में एक लफ्ज लिखा होता है द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज 17%, वो दे देता है बस आप। तो ऐसे ही कुछ बच्चे पूछते होते थे तो मैंने बताना शुरू कर दिया, पहले मैं बताता भी नहीं था ये होता क्या, इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। नोट कर ले, लोन लिया नहीं, लेकिन अगर लूं तो कितने % इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 17%। ना 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 पुत्र ना। अच्छा, ये यहां से देख ले, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप साथ वाले को लेके जाते हैं टेस्ट रूम में या आराम से मान जाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करते हैं फिर ड्रॉप कर देते हैं, इस तरह तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। अच्छा जी, अगली क्लास में हमने डिस्काउंटिंग करनी है। वी आर वेरी लकी कि वो अगली क्लास के 4-5 मिनट हमारे इधर बच गए हैं, उसको हम यूज करके इंशाल्लाह ताकि कंफर्टेबली 4:50-53 तक फ्री हो जाए। तो अगली जी मुझे पता है 5 बजे 3:30 वजू करके आ जाना। 8:30 से 2 दिन से मेरी बात हुई है, 3:30 पे छोड़ देंगे एमएफए वालों को। अच्छा, डिस्काउंटिंग की एक बेसिक थीम बता दें कि डिस्काउंटिंग क्या करती है। पेमेंट्स सादा सादा बातें जो सारी क्लासों में भी हैं, बस रिलैक्स हो जाए, टेक लगा लें बस। डिस्काउंटिंग क्या करती है? पेमेंट्स को पीछे लाके छोड़ देती है, पेमेंट्स को पीछे लाके छोड़ देती है। इस बात का मतलब क्या है? मेरा मतलब यह है कि जब आप एनओटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो फिर पीवी किस दिन की निकलती है? डेट बोल लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी अगली, 1 जनवरी 10। इसलिए मैं कह रहा हूं डिस्काउंटिंग पेमेंट्स को एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देती है। या अगर ये 200 इधर ही खड़ा है तो क्या ये 31/12/10 को लाके छोड़ा जाएगा या एक पीरियड पीछे लाके छोड़ा जाएगा? आपने लीज पे असर इससे लिया ना, तो डिस्काउंटिंग पेमेंट्स को कहां लाके छोड़ती है? बड़े बाजार में या एक पीरियड पीछे? और रेड शर्ट वाले भाई, मैं एक पीरियड क्यों बोल रहा हूं, एक ईयर क्यों नहीं बोल रहा? सेमी एनुअल रेंटल भी हो सकते हैं ना, सेमी एनुअल रेंटल भी हो सकते हैं। और अब असल में ना ये 200, ये 200 और ये 200 इधर लाके छोड़ता है। अब लो इधर लाके छोड़ता है। और डिस्काउंट रेट में ज्यूम कर लेता हूं 10%। बड़ा तो दिल के अंदर घुसा हुआ था। 200 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर। काउंटिंग 200 गिने कितनी दफा नजर आ रहा है? 3 दफा। 2 दफा इन्हें चेक कराओ जी। अच्छा, वैसे आपने कभी सोचा 600 की डिस्काउंटेड वैल्यू क्या आएगी? 600 की डिस्काउंटेड वैल्यू 700-800 आ जाएगी, 600 से कम आएगी। 200 200 200 पूरा 497। अच्छा, एक डंकी वर्क भी बताया था, इसका डंकी वर्क, ये तो स्मार्ट वर्क है ना, स्मार्ट वर्क। एक खोतों की तरीके और ये बोलने दिया करें तो थोड़ा सा हंसे हुए क्या हर वक्त जो है वो एक खोतों की तरह एक तरीके से भी ये काम करने का तरीका है। ये अल्फाज बच्चों के सामने नहीं बोलने घर में, मैं नहीं बोलता, आपने नहीं बोलने, लेकिन अभी तो हम जरा बड़े हो गए हैं। तो एक खोतों की तरह तरीका है काम करने का, वो बताएं क्या है? इसको 1 साल पीछे बुला लो, इसको अलग से 2 साल पीछे बुला लो, इसको अलग से 3 साल पीछे बुला लो। लेकिन तरीका हमें यह भी आना चाहिए कि जिंदगी किसी मोड़ पे खोता बनना पड़ सकता है। जिंदगी में बहुत बोझ उठाने पड़ेंगे बबलू, इधर देख मेरी तरफ। जिंदगी में बहुत बोझ उठाने पड़ेंगे। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है तेरी। रेज टू पावर -1 प्लस ये कौन सा वाला 200 है? ये वाला
इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस 2। सर के जूते को जूता ना मार। 1.1 रेज टू पावर इज इक्वल टू 497। क्लियर? तो डिस्काउंटिंग क्या करती है बोलें? फिगर्स को एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देती है। 1 मिनट लगाएं, नोट करें। आई नो कि 1 20 हो गए, 1 21 हो गए, 1 22 पे आपको फ्री कर देता हूं, तो 1 मिनट लगाएं, जरा नोट करें। उर्दू में एक फिक्रा लिखें। एनओटी का फॉर्मूला फिगर्स को एक पीरियड पीछे लाके छोड़ता है। ये बात अगर नहीं लिखेंगे तो पूरी अगली क्लास की बेस नहीं बनेगी। एनओटी का फॉर्मूला, एनओटी वाला, ये तो सिंपल फॉर्मूला है ना डिस्काउंटिंग का। एनओटी ANNUITY, एनयूटी कहते हैं। और यार जान दो यार, इन चक्रों में पड़े हुए हो। मैं तो बट को भी बुट कह दूंगा फिर। अच्छा, फिर तो फरिश्ते बहुत इंजॉय कर, जब हम नमाज पढ़ते होंगे हंसते होंगे हमारी तजवीद के ऊपर। तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दे तू मुझे तो इधर, वरना क्लास के बाद मेरी तेरी सूरह फातिहा सुननी है तेरी। अच्छा, एनओटी का फॉर्मूला नहीं, मैं लफ्ज क्या बोल रहा था? फिगर्स को एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देता है। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? लिखना पड़ेगा। एनओटी का फॉर्मूला फिगर्स को एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देता है। आप मोबाइल्स को ऐसे पकड़ें और ऐसे पकड़ के, काश गिर जाए, वैसे जान नहीं छूट जाएगी तकरीबन। कोई कर ले। अच्छा चलें, ज्यादा नहीं, 3-4 साल के लिए छोड़ दें इसको। 3-4 साल के लिए, जब तक कि कामयाबी आपके कदम ना चूम ले। 3:30 बजे तैयार होके कपड़े शपड़े चेंज करके दोबारा नहा धो के पहुंच जाए इंशाल्लाह। बंद कर दें वीडियो।